अक्सर जब हम इतिहास के किसी हीरो के बारे में बातचीत करते हैं तो कई लोगों को बोरियत होने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि पुरानी बातों को आज छेड़ने से भला क्या फ़ायदा और ये पुरानी घटनाएं आज हमारी ज़िंदगी से कैसे जुड़ती हैं। इसलिए आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आज जो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है उसे सबसे पहले किस सरकार ने या किस आर्मी ने अपनाया था और क्यों? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये फैसला आज़ाद भारत की सरकार ने लिया होगा, गांधी जी, नेहरू जी ने। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की आज़ादी से लगभग 4 साल पहले यानी कि 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज ने जनगण मन के हिंदी वर्जन को अपने कौमी तराने के रूप में चुन लिया था। तब तक ये गीत बांग्ला भाषा में था और संस्कृत शैली में तैयार किया गया था, इसलिए इसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसके हिंदी रूपांतर की जिम्मेदारी आबिद हसन सफरानी को दी गई और इसे संगीत दिया था राम सिंह ठाकुरी ने। इस गीत के बोल थे, असल में आज़ाद हिंद फौज बनाने के लिए सुभाष बाबू ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में फंसे उन हजारों भारतीय सैनिकों को इकट्ठा करने की कोशिश की जो जर्मनी, इटली और जापान जैसी सेनाओं से लड़ते हुए युद्धबंदी बना लिए गए थे। ये सैनिक पहले अंग्रेज सरकार की भारतीय सेना का हिस्सा थे। अंग्रेजों ने इस सेना को जानबूझकर जाति और धर्म के आधार पर बांट रखा था। राजपूताना रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बलूच रेजिमेंट, ताकि भारतीय सैनिक कभी एक होकर उनके खिलाफ खड़े न हो सकें। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो इन सैनिकों को बांटना नहीं चाहते थे, वे उन्हें इकट्ठा करना चाहते थे अंग्रेजी हुकूमत को हराने के लिए। इसलिए उन्हें एक ऐसे नारे की ज़रूरत थी जो किसी धार्मिक पहचान से जुड़ा ना हो। उनके सचिव और जन गण मन के अनुवादक आबिद हसन ने यहाँ भी उनकी उलझन दूर की और उन्हें 2 शब्द सुझाए, जय हिंद। रविंद्रनाथ टैगोर के जनगण मन को भी सुभाष बाबू ने इसी वजह से चुना था कि यह कोई धार्मिक गीत नहीं लगता। इस गीत में किसी राजा का नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं है, किसी एक भाषा या जाति का जिक्र नहीं है। इसमें तो देश के अलग अलग हिस्से हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं और सबसे बढ़कर देश के लोग हैं। आज भी भारत की जनता जनगण मन को अपना राष्ट्रगान मानती है और जय हिंद को अपना नारा। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सुभाष चंद्र बोस का असर हम सब पर कितना गहरा है। करोड़ों लोग रोज उनकी पसंद का गीत गाते हैं और उन्हीं का दिया हुआ नारा लगाते हैं, भले ही उन्हें यह न पता हो कि यह विरासत कहाँ से आई है। सुभाष बाबू हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत जोर देते थे। जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई तो उसके 3 सबसे सीनियर अधिकारियों में थे कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शाहनवाज खान। एक हिंदू, एक सिख और एक मुसलमान। यह संयोग नहीं था, यह एक राजनीतिक और वैचारिक संदेश था। खैर, जिस जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजों से लड़ रही थी, उसी जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और इसके 3 दिन बाद 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना के बाद लापता हो गए। धीरे धीरे आज़ाद हिंद फौज के ज़्यादातर सैनिक पकड़े गए या मारे गए। कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लन और मेजर जनरल शाहनवाज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके लिए दिल्ली के लाल किले को एक टेम्परेरी कोर्ट बनाया गया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि आज़ाद हिंद फौज के सीनियर ऑफिसर्स को सजा देकर वे भारतीयों को और ज़्यादा डरा देंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उस समय की 3 सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतें थीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी। इन तीनों ने खुलकर इन अधिकारियों के समर्थन में जनता के बीच एक आंदोलन जैसा खड़ा कर दिया। देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही नारा था, लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लन शाहनवाज। 1946 की शुरुआत होते होते रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। 20,000 से ज़्यादा नौसैनिक इस आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने ब्रिटिश झंडा उतार दिया, तिरंगा और लाल झंडा फहराया और जय हिंद के नारे लगाए। अंग्रेज सरकार डर गई।
उसे लगने लगा कि अगर अब भी हमने भारत नहीं छोड़ा तो सेना बगावत कर देगी और तब हमें सुरक्षित निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसी डर के कारण 1946 में ही ट्रांसफर ऑफ पावर की तैयारी शुरू हो गई और आखिरकार 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। मेरी नज़र में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सीखी जा सकती है तो वो ये है कि भारत की तरक्की के लिए, भारत की खुशहाली के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों को पूरी ताकत के साथ रखने के लिए हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों को मानने वाले और न भी मानने वाले नास्तिकों तक के बीच आपसी प्यार और विश्वास का रिश्ता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये केवल कोरी भावनात्मक अपील नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे सिद्ध किया और अब तक भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी ताकत दर्शाने के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल करता रहा है। बीते साल जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो उसकी रोजाना की ब्रीफिंग के लिए भारतीय सेना ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के रूप में एक हिंदू और एक मुस्लिम अधिकारी को जानबूझकर चुना, ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि धर्म पूछकर गोली चलाने वाले भले ही कितनी ही नफरत फैला लें, लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान एक हैं और मिलकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। और ये बात सच भी है। अगर भारत का हर हिंदू और हर मुसलमान एक दूसरे के खून का प्यासा होता तो ये देश कब का पूरी तरह तबाह हो चुका होता। बहुत कम लोग हैं जो नादानी में धर्म के आधार पर एक दूसरे से नफरत करते हैं। कुछ लोग पैसे और राजनीति के चक्कर में इस नफरत को बढ़ाते रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम सुभाष चंद्र बोस की गिनती अपने राष्ट्र नायकों में करते हैं तो हमें इस नफरत के विचार से तौबा कर लेनी चाहिए। सांप्रदायिकता विरोधी विचारों के अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से और भी कई गुण लिए जा सकते हैं। उनकी त्याग की भावना देखिए। उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। इस परीक्षा में वे 4th रैंक होल्डर थे। चाहते तो किसी बड़ी पोस्ट पर रहकर ठाट बाट की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने का रास्ता चुना। एक ही मकसद के लिए संघर्ष करने वालों के बीच मतभेद होने के बावजूद आपसी सम्मान कैसे रखा जा सकता है, ये बात भी उनसे सीखी जा सकती है। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी से असहमत होने पर वे इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए। आज तो कई लोग ज़रा सी बात पर एक दूसरे को दुश्मन मान लेते हैं। दो अलग अलग पार्टियों को वोट देने वाले लोग बड़ी आसानी से एक दूसरे को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। और तो और इतिहास का एक चैप्टर भी ढंग से न पढ़ने वाले लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर गांधी जी को गालियां दे देते हैं। लेकिन सारा जीवन देश के लिए कुर्बान कर देने वाले सुभाष बाबू ने कभी भी गांधी जी का अपमान नहीं किया। उन्होंने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से उन्होंने महात्मा गांधी के नाम संदेश भेजकर उनका आशीर्वाद मांगा था। महिलाओं के बारे में उनके विचार समय से कहीं आगे के थे। जिस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी ब्रिटिश फौज में भी महिलाओं के लिए कोई लड़ाकू भूमिका नहीं दी जाती थी, तब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं की एक अलग रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई, जिसकी लीडर थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। जो काम सुभाष बाबू ने 1943 में कर दिया था, उसे आज़ाद भारत की सरकार ने 1992 में शुरू किया, जब भारतीय सेना में महिलाओं की पहली ऑफिशियल भर्ती शुरू हुई, और वो भी गैर लड़ाकू भूमिकाओं के लिए। फाइटर के तौर पर भारतीय फौज में महिलाओं को 2016 से शामिल करना शुरू हुआ है, लेकिन आम समाज में आज भी छोटे छोटे भैया अपने से बड़ी बहनों को ट्यूशन सेंटर तक लाने ले जाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जबकि सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि जो समाज अपनी आधी आबादी को कमज़ोर मानता है वो कभी सच में आज़ाद हो ही नहीं सकता। ग्लोबल पॉलिटिक्स पर उनकी गहरी नज़र थी। जहां आम लोग कुएं के मेंढकों जैसी सोच रखते हैं, वहीं सुभाष बाबू भारत की आज़ादी और उसके बाद के भारतीय समाज की रूपरेखा को सिर्फ भारत के भीतर की राजनीति के संदर्भ में ही नहीं देखते थे, बल्कि वे उसे पूरी दुनिया की राजनीति से जोड़ कर देखते थे। वे जानते थे कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय संतुलन नहीं बनेगा तब तक अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी, जापान या सोवियत संघ की नेशनल लीडरशिप के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप करने में लगे हुए थे, और ये समझने के साथ अपने मूव बदल रहे थे कि किस देश के ताकतवर या मजबूत होने से भारत की आज़ादी मुमकिन हो सकती है, यहाँ की गरीबी दूर हो सकती है, यहाँ के लोगों के बीच अमीर गरीब का अंतर कम हो सकता है, शिक्षा का विकास हो सकता है और पब्लिक सेक्टर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप की जा सकती हैं। आज के समय में भी बहुत से लोगों को इस तरह की बातों से कोई लेना देना नहीं होता कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार क्यों जमा रहा है, कि ईरान में क्या चल रहा है, कि रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस से हमें सीखने को मिलता है कि अपने घर के सामने रोज सुबह कचरे की गाड़ी के आने या न आने जैसी मामूली और लोकल लेवल की प्रक्रियाओं का संबंध भी दुनिया के कुछ देशों के नेताओं के बीच हुई किसी मीटिंग से हो सकता है। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते रहनी चाहिए। इससे विजन ब्रॉड होता है
और हम ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। 22 मार्च 1941 को तैयार काबुल थीसिस से ये बहुत साफ होता है कि वे समानता, सामाजिक न्याय, भाषाई और सांस्कृतिक स्वायत्तता, वैज्ञानिक ढंग से बड़े पैमाने के उत्पादन क्षेत्र बनाने, उत्पादन और वितरण पर सामाजिक मालिकाना और नियंत्रण स्थापित करने और एक मॉडर्न और सोशलिस्ट स्टेट बनाने के पक्षधर थे। लेकिन उनके तमाम गुणों के बारे में चर्चा करते हुए हिटलर के साथ हाथ मिलाने के उनके निर्णय पर सवाल उठता है, और यह सवाल उठना भी चाहिए। मगर उनके लेखों और भाषणों को पढ़ने से यह साफ होता है कि वे हिटलर के नस्लवादी विचारों और तानाशाही के समर्थक नहीं थे। लेकिन उसके साथ जुड़ना उस समय उन्हें भारत की आज़ादी के लिए एक ज़रूरी कदम लगा, और इसलिए एक रणनीति के तहत उन्होंने ये कदम बढ़ाया, और बाद में हिटलर के भारत के प्रति रुख को समझते हुए उन्होंने ये कदम वापस भी ले लिया। इतिहास में किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर ही सम्मान नहीं दिया जाता कि उसने कभी कोई गलती नहीं की या उसके हर निर्णय से हम आज 100% सहमत हों। सम्मान तो इस आधार पर भी दिया जाता है कि उस व्यक्ति की नीयत क्या थी, उसका लक्ष्य क्या था, और उसने अपने समय की परिस्थितियों में किसके साथ और किसके खिलाफ खड़े होने का जोखिम उठाया था। इस लिहाज से सुभाष बाबू सम्मान के हकदार हैं, प्यार के हकदार हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।